दोस्तों, पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख देने वाले मेरठ के गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर केस में सोमवार का दिन बहुत ही अहम था। करीब 16 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इस केस में फैसला आया और कोर्ट ने मामले के सभी 10 आरोपियों को दोषी माना और सब के सब को उम्र कैद की सजा सुना दी। मेरठ का गुदड़ी बाजार बहुत व्यस्त बाजार है और अपनी कैंचियों के लिए पूरे देश में जाना जाता है। अगर आपके घर में भी कोई पुरानी कैंची हो तो ज़रूर उस पर मेरठ का नाम लिखा होगा। लेकिन इसी गुदड़ी बाजार में 22 मई 2008 की रात में जो हुआ उसको याद करते हुए आज भी यहाँ के लोग सहज जाते हैं, उनका कलेजा कांप जाता है। उस रात के अंधेरे में घर के अंदर से लगातार चीखें सुनाई दे रही थी, गोलियों के चलने की आवाज़ गूंज रही थी। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी पूरा इलाका खामोश था। वजह थी डर और खौफ, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो पुलिस को ये बता दे या ये फ़ोन कर दे कि यहाँ रात को गोलियाँ चल रही है। रात का अंधेरा छटा, सूरज की रोशनी उगी तो सबको दिखाई दिया कि घर से खून की धार बहती जा रही है। और ये घर था उस वक्त के दिग्गज मीट कारोबारी इजलाल कुरैशी का, जिसने अपने घर के अंदर 3 लोगों को एक साथ रात भर पीट पीट कर मारा था। मौत का ऐसा घिनौना खेल खेला था जिससे पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश दहक गया था। सुनील ढाका, पुनीत गिरी और सुधीर उज्ज्वल तीनों दोस्त थे और उन्हें पहले अपने घर इसने बुलाया और बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया। और वजह थी कत्ल के पीछे उसकी गर्लफ्रेंड सीबा, जो अक्सर इजलाल को कहती थी कि इन तीनों के दिमाग ठीक लगाओ क्योंकि ये मुझे तुमसे दूर करना चाहते थे। और इस पूरे केस में 14 आरोपी थे, जिनकी 2 की अब तक की मौत हो चुकी थी, एक नाबालिग था और एक का मामला भी विचाराधीन है। बचे 10 के 10 में सीबा भी है और उसका आशिक इजलाल भी है, जो इस समय दोषी पाए गए हैं और उनको उम्र कैद की सजा दी गई है। दोस्तों, इस केस की जांच करने वाले उस वक्त के इंस्पेक्टर दुष्यंत कुमार बालियान यानी डी के बालियान फैसला आने के बारे में, इस केस के बारे में जो बात बताते हैं वो बहुत ही चौंकाती है। वो बताते हैं कि 23 मई 2008 को मेरठ से सटे बागपत जिले के हिंडल नदी के किनारे एस्टीम गाड़ी के अंदर 3 लाशें मिली थी। 2 लाशें गाड़ी की डिग्गी में पड़ी थी, जबकि तीसरी लाश गाड़ी की पिछली सीट के नीचे पड़ी हुई थी और इसे सड़क से उतारकर हिंडल नदी के जो पानी बहता वहाँ पर छोड़ दिया गया था। यानी हत्यारों की योजना थी कि इस कत्ल की पूरी वारदात को एक्सीडेंट का, हादसे का शक्ल देने की, ताकि लोग लगे कि एक्सीडेंट में मारे गए 3 लोग हैं। और जब इन लाशों की पहचान हुई तो सुनील ढाका, पुनीत गिरी और सुधीर उज्ज्वल का नाम सामने आया। और जब इस केस की जांच शुरू हुई तो इस केस की जांच धीरे धीरे मेरठ के उस वक्त के दिग्गज मीट कारोबारी इजलाल कुरैशी तक जा पहुंची। और इजलाल ने यह कत्ल अपनी गर्लफ्रेंड सीबा सिरोही के लिए किया था। डी के बालियान बताते हैं कि इजलाल कुरैशी का नाम वेस्ट यूपी के टॉप मीट कारोबारियों में शामिल था उस वक्त यानी 2005 में 8 में इसका सालाना टर्नओवर जो है 1400 करोड़ था। उस समय कितना टर्नओवर था। महंगी शराब, बड़ी बड़ी पार्टियां और अय्याशियों का शौकीन था इजलाल। लेकिन सीबा को दिल देकर उसने बहुत बड़ी गलती कर रही थी। सीबा थी इतनी खूबसूरत, इजलाल उस पर मचल गया। और उस समय उसका चचेरा भाई हाजी शाहिद अखलास उस समय मेरठ सीट से लोकसभा सांसद भी था। यानी राजनीतिक रसूख, बेहिसाब दौलत, बेहिसाब ताकत, इस वजह से इजलाल किसी को कुछ नहीं समझता था, कोई उसके सामने बोलता भी नहीं था। लाशें मिली, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हंगामा मच गया। लोग जानना चाहते थे कि किसने इन हत्या को अंजाम दिया। तो ये केस जो है बागपत से मेरठ कोतवाली ट्रांसफ़र हो गया। और इस मामले की गंभीरता देखते हुए उस समय के एसएसपी आलोक सिंह ने इस मामले की जाँच जो है सदर थाना के इंस्पेक्टर डी के बालियान को सौंप दी। बालियान ने जैसे ही गुदड़ी बाजार इलाके हत्याकांड की जांच संभाली तो उनके पास ऑफर आने लगे, मुंह खोलो, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले लो, जो मांगोगे वो मिलेगा। लेकिन बालियान नहीं हटे। इसके बाद ही कुछ वकील उनके पास आए, उन्होंने कहा कि जो भी चाहिए बालियान साहब ले लीजिए, जितना मुंह खोलोगे उससे ज़्यादा मिलेगा, बस 4 सीट में से 3 के नाम हटा दीजिए। लेकिन बालियान टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं झुकूंगा और ऐसा विभत्स हत्याकांड मैंने भी अपने जीवन में नहीं देखा है और जो दोषी है उसको सज़ा जरूर मिलेगी। वकील लौट गए, लेकिन बालियान के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई, उनको हटाने की कोशिश शुरू हो गई। उनके खिलाफ लखनऊ रिपोर्ट भेज दी गई कि डी के बालियान मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं
और ऐसे में मुजफ्फरनगर से जुड़े मेरठ में कैसे वो तैनात रह सकते हैं, जो नियमों के खिलाफ है। और इसी वजह से बालियान का ट्रांसफ़र भी हो गया, कानपुर उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन तब तक पूरे मेरठ को पता चल गया था कि डी के बालियान जो इस केस को देख रहे हैं, उनका ट्रांसफ़र साजिश के तहत किया गया। इसलिए मेरठ के लोग सड़कों पर आ गए, हंगामा मच गया और इसलिए तत्कालीन डीजीपी विक्रम सिंह ने फिर से इस मामले का संज्ञान लिया और उनका 4 दिन में ही उनकी पोस्टिंग जो है मेरठ में कर दी। मैंने भी इस मामले पर उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हाँ, ये बहुत विभत्स मामला था और मैंने ट्रांसफ़र रोका था। वापस डी के बालियान मेरठ आ गए, जांच शुरू कर दी और जो निकल कर सामने आया कि मेरठ कॉलेज मेरठ की जो छात्र रही सीबा, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उसके पिता सेना में कर्नल थे, माँ मेरठ के नामी स्कूल की प्रिंसिपल थी और तमाम तरह की फैसिलिटी थी। और परिवार ने सीबा की शादी भी एक आर्मी के कैप्टन से की थी और उस समय उन कैप्टन साहब की जो पोस्टिंग थी वो नॉर्थ ईस्ट में थी। हालांकि सीबा के ख्वाब चाल चलन बहुत हाई प्रोफाइल था, वो कर्नल साहब के साथ भी, कैप्टन साहब के साथ भी एडजस्ट नहीं हो पाई और शादी 2 साल में ही टूट गई। और सीबा अपनी ससुराल दिल्ली से वापस मेरठ में आकर रहने लगी और जहाँ उस वक्त उसकी माँ रहती थी। हालांकि उसकी माँ बाद में दुबई चली गई और वहीं पर बिजनेस करने लगी। अब सीबा मेरठ के गंगानगर इलाके में अकेली रहती थी। लेकिन एक दिन मेरठ का जो आबू लैन है, वहाँ पर एक होटल है राजमहल, वहीं पर उसके एक दोस्त ने उसकी मुलाकात इजलाल से कराई। डी के बालियान कहते थे कि उस समय जो पहली मुलाकात थी, उसके दोस्त ने इजलाल का नाम हिंदू बताया था। पहली मुलाकात यानी हिंदू के नाम पर हुई थी। सीबा फराटेदार इंग्लिश बोलती थी, हाई प्रोफाइल थी, देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और इजलाल उस पर लट्टू हो गया और दोनों की धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। दूसरी मुलाकात में इजलाल ने उससे नंबर ले लिया और फिर तो बातों का सिलसिला चलने लगा। अकेली आना जाना, इजलाल के साथ घूमना फिरना, तमाम चीज़ें। इजलाल के पास रुतबा था, पैसा था, इसी वजह से वो सीबा जो है उसके नज़दीक पहुंचती रही। और जब इजलाल ने अपनी असली पहचान और अपना नाम बताया तो तब तक तो गंगा में से पानी बहुत बह चुका था, बहुत नज़दीक जा चुके थे लोग, बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी और साथ ही किस्सा भी सरेआम हो चुका था कि इजलाल सीबा लगातार जो गार्डन राधा गार्डन इलाका था वहाँ पर मिलते थे। वो आता था, उसको कार में बैठा कर ले जाता था, कभी पूरी पूरी रात उसके घर पर रहता था। पूरी कॉलोनी में इस पूरे मामले की चर्चा हो गई थी कि सीबा लगातार जो एक लड़का है उसके साथ रहती है और वो कोतवाली के गोदरी बाज़ार का मीट कारोबारी इजलाल कुरैशी है। जब ये बात पता चली कि एक दूसरे समुदाय का युवक यहाँ पर आता है इसी तरह से और ये हमारे समुदाय की जो लड़की है उसको साथ रहता है, तो ये माहौल पूरे मोहल्ले में, कॉलोनी में फैल गया। मोहल्ले की कॉलोनी के माहौल ख़राब होने की बात हर जगह आने लगे। अब ट्विस्ट ये आया कि मेरठ कॉलेज में पढ़ने वाले जो लड़का एक राधा गार्डन का ही था जहाँ पे ये रहती थी, उसने ये बात जो है सुधीर उज्ज्वल, सुनील ढाका और पुनीत गिरी को बता दी कि एक दूसरे समुदाय का लड़का इस तरह से कॉलोनी में आ रहा है, सीबा के साथ रंगरलिया मना रहा है, अपने साथ बैठा कर ले जाता है, पूरी रात यहीं पर रहता है। पूरी बिरादरी की नाक कटवा दी इस लड़के ने। इसके बाद सुनील, सुधीर और पुनीत वो इजलाल के इस मामले को देखते हैं और एक दिन उसको टोक देते हैं, पकड़ भी लेते हैं। और सिर्फ टोकते नहीं, बातचीत नहीं होती, मारपीट तक पहुंच जाता है और मारपीट भी इतनी कि इजलाल के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है और यहीं से दुश्मनी की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद इजलाल पक्ष भी अपने कई युवकों को साथ लाता है, दोनों का आमना सामना होता है, यानी कई बार कन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है। लेकिन कुछ दिन बाद इन दोनों पक्षों में दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन दोस्ती सिर्फ नाम की दोस्ती थी। इजलाल के मन में इन तीनों से बदला लेने की बात या टीस दबी हुई थी, लेकिन वो मौके का इंतजार कर रहा था। इसी बीच उसे पता चला कि सुनील भी जो है सीबा से बात करता है, तो ये उसके जो आग को और बढ़ा दिया कि वो सीबा से बात क्यों करता है। और जब इस बारे में इजलाल ने सीबा से पूछा कि तुम मुझसे बात क्यों करती हो, तो सीबा ने कहा कि मैं तो इन तीनों से बात नहीं करना चाहती, यही मेरे पीछे पड़े हैं। सुनील ही कहता है कि इजलाल की यारी तोड़ो और मेरे साथ रहो, तुम हमारी बिरादरी की हो और हम सब एक साथ रहेंगे, मस्ती करेंगे। और मैं नहीं चाहती, क्योंकि सीबा जो है इजलाल की दौलत पर फिदा थी, उसे किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहती थी। और सीबा ने इजलाल से कहा कि वो इन तीनों के दिमाग को ठिकाने लगा दे। बस यहीं से इजलाल ने मौके की तलाश शुरू कर दी और वो वक्त भी आ गया जब 22 मई की शाम को सुनील ढाका, पुनीत गिरी और सुधीर उज्ज्वल एक स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गए थे। इजलाल वहीं पहुंच जाता है और शराब पीने का बहाने से इन लोगों को गोदरी बाजार में जो अपना घर है वहाँ पर बुला लेता है। तीनों ने जमकर शराब पी, ज़बरदस्त नशा हो जाता है। तो सबसे पहले इजलाल ने पुनीत गिरी को 3 गोलियां मारी। ये देखकर सुनील और सुधीर भागने लगे, बचाने लगे अपने आप को, लेकिन इजलाल, उसके भाई और चेले चपटों ने इसको पकड़ लिया इन दोनों को।
और पूरी रात ज़बरदस्त तरीके से इनको पीटा, तलवारों से काटा, आंखें फोड़ दी गई। बेरहमी की जो इंतहा उस रात हुई, गोलियों से, तलवारों से आप नहीं कह सकते। और इसके बाद सुबह जो है इजलाल गाड़ी में भरकर तीनों को बागपत की जो हिंडन नदी है, मेरठ बागपत के बीच में, वहाँ पर किनारे पर छोड़ आया। अब इस इजलाल के पास दौलत अतः थी, तो उसे पता था कि वह कैसे बचाना, तो इसलिए 30-35 वकीलों की पूरी फौज उतार दी और कोशिश की कि अपने आप को बचाने की। हालांकि बच नहीं पाया। 16 साल बाद मामले में इंसाफ हुआ। कोर्ट ने डी के बालियान की जांच और सबूतों को सही मानते हुए फैसला सुना दिया। 10 आरोपियों को जो है उम्र कैद की सजा दी, जिसमें सीबा भी है, इजलाल भी है। अब बालियान रिटायर हो चुके हैं सीईओ पद से, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष है कि उनके किए की जो है फल ज़रूर मिल गया, आरोपियों को सज़ा मिल गई और ये लोग अब ताउम्र जो है सलाखों के पीछे रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी इजलाल जब वहाँ पर गया था तो मुंह लपेटे हुए था, अपनी शक्ल बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शक्ल ज़रूर बची है, लेकिन उसके कारनामे दुनिया के सामने आ चुके हैं। ये एक बात फिर शुरू हो गई कि जो जैसा करता है उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है, और इजलाल, सीबा और उसके चेले चपाटों को भी मिली। तो दोस्तों, सीबा और इजलाल की कहानी ये बताती है कि आदमी को हर वक्त सचेत रहना चाहिए, ना अपराध करना चाहिए, ना सहन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। क्राइम और लव से जुड़ी हुई तमाम अच्छी, यूनिक और डिटेल कहानियों के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको सबसे बेहतर कहानियाँ मिल सके। नमस्कार। और हाँ, अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपका फीडबैक भी हम तक आता रहे। धन्यवाद।